नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों। इसके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 30 प्रश्न लेकर आते हैं और इसके आपको पिछले वीडियो या पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, मैंने लगभग यहाँ पे सभी टीटी एग्जाम में यह देखा कि लगभग आपके 10 क्वेश्चन व्याकरण के आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागॉजी के रहते हैं। ठीक है, 15 में से 10 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के रहते हैं, चाहे आपकी गद्य से लिया गया हो चाहे पद से। ऑल टू ऑल 15 में से 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहते हैं, तो इसलिए व्याकरण बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन होता है आपका। ठीक है, 30 में से 30 मार्क्स लाने में आपके बहुत ही मदद करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है, यानी ऐसे बताना है शब्द में जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द हो, जिसमें प्रत्यय भी हो। ठीक है, इकहरा, आजन्म, परामर्श, खुशबू। अब इसमें बताइए कौन से शब्द में प्रत्यय युक्त शब्द है। तो इकहरा जो है आपका प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रत्यय सभी लोग जानते हैं क्या होता है, शब्द के बाद जो लगता है। ठीक है, ये आपका शब्द हो गया मान लीजिए। ठीक है, शब्द के बाद जो लगता है वो प्रत्यय होता है, शब्द के पहले जो लगता है या धातु के पहले जो लगता है उपसर्ग होता है। तो इकहरा यहाँ पर क्या है, प्रयुक्त युक्त शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। अब विदेशज, देशज, ठीक है, फारसी शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, पिछले आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शब्द विदेशज शब्द है, औरत, आग, खेत, पगड़ी। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो वीडियो पॉज कर हर क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करके हमें बताएं कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर होता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे विदेशज होगा, तो औरत जो होता है यहाँ पे विदेशज शब्द होगा। ठीक है, विदेशज शब्द क्या है, औरत यहाँ पर क्या है, विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य हो उसे आपको चुनना है। ठीक है, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं है। अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, जो आपका बी ऑप्शन दिया है कि यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। यूनान क्या है, गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनकर बताइए। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास से भी क्वेश्चन आते हैं, समास हो गया, संधि हो गया। ठीक है, यहीं से तो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो निसंदेह है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्राज्ञा इनमें से किस वर्ग में है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर या व्यंजन। यानी कि जो आपका छात्राज्ञा दिया गया है किस वर्ग में आता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में आएगा, दीर्घ व्यंजन, स्वर में या व्यंजन में ही आएगा। तो छात्राज्ञा दोस्तों वह आपके संयुक्त व्यंजन में आता है। छा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी आपका संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। ये 3 वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन के वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, जो ई है और बड़ी ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठ वर्ण है, दंत वर्ण है, दंत्योष्ठ वर्ण है या तालव्य है। तो ई और ई देखिए, उच्चारण से देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से कौन से वर्ण हैं, ई और ई। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण की दृष्टि से तालव्य होता है।
ठीक है, ई बोलेंगे और बड़ी ई दोनों उच्चारण जब करेंगे तो उच्चारण की दस से किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा, तो तालव्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ पे कौन सा, ठीक है, अलंकार होगा। तो अलंकार से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अतिसंयुक्ति होगा, विरोधाभास होगा, श्लेष होगा, यमक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भैया, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, आभास तो हो रहा है ना, यानी कि आपका विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक हर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न यह है, छंद सास का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोला जाए तो यह वीवीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों कि छंद सास का दूसरा नाम क्या है। राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र और चौथा है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम कौन सा होता है, पिंगल शास्त्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, पिंगल शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पाणिनि ने या रा ला वा को संक्षेप में क्या कहा है। ठीक है, जो पाणिनि आपके हैं, ठीक है, उन्होंने या रा ला वा को संक्षेप में क्या कहा है। यलव कहा है, यारा लावा कहा है, गढ़ कहा है या यड़ कहा है। ठीक है, तो पाणिनि ने यारा लावा को क्या कहा है, इनको यारा लावा को क्या माना है, यड़ माना है। ठीक है, पाणिनि ने यारा लावा को यड़ माना है। ठीक है, संक्षेप में क्या मान लिया गया है, यड़ मान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक हर प्रश्न देखेंगे। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है साकार होगा, जरूर साकार होगा, क्योंकि आप जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आए हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार प्रश्न मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न्स पर मिलेंगे, बेवजह प्रश्न यहाँ पर नहीं मिलेंगे साथियों। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर, ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, 99% लोग इसका आंसर आप लोग दे लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, हास्य, रति, विस्मय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन यह कह रहा है, नेक्स्ट है कि अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम। ठीक है, कहते हैं ना अति उत्तम, तो वो यहाँ पे शुद्ध वाक्य में अत्युत्तम होता है। अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम में निहित संधि का प्रकार बताना यानी कि अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम होगा, इसमें कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो कौन सा यहाँ पे संधि हो जाएगा, यहाँ पे यण संधि आएगा। अति धन उ और क्या है, आ और उ मिलके यू में आकृति हो जाती है, तो अत्युत्तम बनता है आपका। ठीक है, तो यण संधि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो मांस खाता है, क्वेश्चन क्या है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, यानी जो मांसाहारी हो। ठीक है, निरामिष होगा, समिष होगा, सर्वभक्षी कहलाएगा या हिंसाचारी कहलाएगा। तो जो मांस खाता हो, जो मांसाहारी होगा, उसके लिए उपयुक्त जो शब्द होता है वह होता है बी ऑप्शन। ठीक है, सामिष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पावर का अंतिम व्यंजन क्या होगा। पावर क्या होता है, पा फा बा भा। ठीक है, पा फा बा भा मा। ठीक है, ये चार आपके 4-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग कहलाता दोस्तों। जैसे का वर्ग के कितने होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ये का वर्ग के कहलाएंगे। तो 5-5 वर्ण होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पा वर्ग में भी 5 वर्ण हो गए। तो पा फा बा भा मा का अंतिम व्यंजन पूछा है, तो अंतिम व्यंजन क्या आता है, पा फा। देखिए, पा लिखिए, फिर फा लिखेंगे, पा फा, बा हो गया, भा हो गया, ये माँ आ गया, तो अंतिम व्यंजन क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझने वाली बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनना है। ठीक है, क्रिया विशेषण अब आप लोगों को बताना है। गोलाकार, विद्युतापूर्वक, दूना, निर्दय। अब इसमें क्रिया विशेषण को चुनना है तो दूना जो शब्द लिखा है तीसरा ऑप्शन इसमें क्रिया विशेषण कहलाएगा, दूना। ठीक है, दूना यानी कहते हैं ना, दूना किसी वस्तु को देना, मैं दूना ऐसे बोलते हैं ना, तो वो आपका ये दूना जो है वह आपका क्रिया विशेषण कहला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समाज है। देखिए सामाजिक पद दे दिया गया भेड़ बकरी। अब इसमें पूछ लिया गया आपका प्रयुक्त समाज कौन सा होगा, यानी तत्पुरुष। देखिए समाज नहीं, प्रयुक्त समास लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पे समास लिखा गया है कि जो समासिक पद जो दिया गया भेड़ बकरी में कौन सा प्रयुक्त समास होगा। तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यह आपका चौथा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो समासिक पद यहाँ पे भेड़ बकरी में कौन सा हो जाएगा, देखिए द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास कैसा होगा, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द्विगु समास कहाँ होता है, जहाँ पे संख्यावाचक होता है। तो द्वंद्व समास जैसे राम लक्ष्मण होता है ना, राम और लक्ष्मण, तो ये भी आपका माता पिता हो गया। ठीक, ये आपके द्वंद्व समास में आएंगे जहाँ पर दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक कीजिएगा। क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित है, यानी कि बड़ा आ से उपसर्ग निर्मित शब्द बताना है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, बड़ा आ है, तो कौन सा हो जाएगा, आजन्म, अवज्ञा, आमरण, आगमन। यानी कि इन चार ऑप्शन में बड़ा, ये जो बड़ा आ उपसर्ग किस में है ये बताना गया है। ठीक है, किससे निर्मित है, तो जहाँ पे जो अवज्ञा लिखा हुआ है ये बड़ा आ से उपसर्ग से निर्मित क्या है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि उपसर्ग के निर्मित नहीं है। देखिए आजन्म आपका बड़ा आ से उपसर्ग निर्मित है, आमरण भी है, आगमन भी है, लेकिन जो अवज्ञा दिया गया है ये बड़ा, ठीक है, उपसर्ग से निर्मित आपका नहीं है। यानी कि यह कौन सा क्वेश्चन हो गया, निगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपके एग्जाम में दोस्तों दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि से, जैसे मैथ्स में लाभ और हानि होता है वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव और पॉजिटिव होता है, यानी हाँ और नहीं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आइए देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वह है तीसरा। ठीक है, तीसरा आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, ये आपका शुद्ध है। बाकी आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिया है। ठीक है, सपेरा क्या है, नामक शब्द लिखा है, इसमें शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप से लिखना, यानी प्रत्यय को अलग करने के बाद जो आपका मूल शब्द बनेगा वह कौन सा बनेगा, तो क्या कौन सा बन जाएगा भैया, एरा बनेगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सपेरा नामक शब्द में अगर हम प्रत्यय को अलग कर देते हैं तो मूल शब्द आपका एरा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनना है। निम्नलिखित में से क्या है, भाववाचक संज्ञा को चुन लेना है। रेगिस्तान, हिमालय, एकता, भारतवर्ष। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को चुनना है भैया। तो भाववाचक कैसे आएंगे, एकता। एकता में क्या होता है, एक भावात्मक बनती कि हमें एकता बनाए रखना चाहिए, तो भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनना है। कैसे शब्द चुनना है, देशज शब्द चुनना है। ठीक है, करम, परिवार, गड़बड़, किशन। इसमें आप लोग बताइए देशज शब्द कौन सा है। ठीक है, तो जो गड़बड़ है वह आपका देशज शब्द में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, यानी ऐसे सार्थक जो शब्द होते हैं सार्थक तभी कहला जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो, वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हों,
वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। ठीक है, तो शब्द सार्थक तभी कहलाता है जब उनका निश्चित अर्थ हो। ठीक है, जब कोई भी शब्द का सार्थक तभी कहलाएगा जब उसका अर्थ निश्चित हो गया, तो वह सार्थक कहला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द कौन सा होगा। अब आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि ऋजु का विलोम क्या होगा। ऋतु होगा, मृदु होगा, मुदु होगा, वक्र होगा, अदय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा भैया, ऋजु का विलोम होता है वक्र होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों व्याकरण ही एक ऐसी होती है, ठीक है, चाहे आपकी इंग्लिश की बात करूं, संस्कृत की, हिंदी की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे को सही अर्थ में बताना है। ठीक है, आंख लगना तो आसक्त हो जाना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का चिपक जाना। तो आंख लगने मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होगा, नींद में आना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो तपोवन है इसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन, इनमें। तो तपह धन उपवन होगा या तपोधन उपवन होगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि आ जाएगा, तपह धन उपवन हो जाएगा। ठीक है, तपह धन उपवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तपोवन हो जाएगा, यहाँ अपनी की विसर्ग संधि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। यानी ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको अर्धस्वर कहा जाता है, यानी पूरे स्वर नहीं होते, अर्धस्वर में होते हैं। तो ये आपके वा और या जो होता है, इनको आपको ये वा या कौन है, व्यंजन है, और ऐसे व्यंजन है जिनको अर्धस्वर कहा जाता है, वा और या। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी को चुनना है। ठीक है, आइए वर्तनी देखते हैं। अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत। अब सही वर्तनी क्या है, यानी कि सही शब्द बताना कि वर्तनी में, ठीक है, अंतर्गत को हम कैसे सही शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो जो सी ऑप्शन दिया है, अंतर्गत ऐसे लिखें। ठीक है, आ में चंद्रबिंदी कर देंगे, ता लिखेंगे, घा में लकार लगा देंगे आर का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अब बताइए। ठीक है, तो पानी हो गया, बाल्टी हो गया, चूड़ी हो गया, इमली हो गया, शब्द लिखा है। अब आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो पानी आपका स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये पानी आपका पुल्लिंग में आता है। पानी किस में आता है, आपका पुल्लिंग में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बाल्टी, चूड़ी, इमली ये आपके सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए द्वंद्व समास का देखिए, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो चलिए बताइए द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं द्वंद्व समास उसे कहते हैं जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए भैया दोनों पद प्रधान कौन से हैं। तो रुपया और पैसा जो दिया है इसमें दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चौराहा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, द्विगु और द्वंद्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में जहाँ पर, ठीक है, द्वंद्व समझ लीजिएगा, जब दोनों में वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो, देखिए द्वा और द्वा लिखा हुआ है, बीच में ना का आधा ना लिखा हुआ है, द्वंद्व है ना, तो दोनों पद प्रधान समझ लीजिए। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कुछ भी अपने अनुसार जो भी ट्रिक आपको लगाना हो, आप ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे स्टडी या अपने याददाश्त के लिए, IQ लेवल के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन आइए देखते हैं कि फेरी वाला, मिठाई, लगाव, इन शब्दों को प्रयोग में हुआ है। इनमें शब्दों में क्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का, शब्द विन्यास का, प्रत्यय का। यानी फेरी वाला शब्द हो गया, मिठाई वाला, मिठाई, लगाव, ये जो शब्द दिए हैं इनमें क्या प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इनमें सभी में क्या प्रत्यय प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगता है, ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है भैया, शब्द के बाद या आपके धातु के बाद लगता है, लास्ट में लगता है। ठीक, तो फेरी वाला, मिठाई, लगाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्रयोग हुआ है, प्रत्यय प्रयोग हुआ है इन सभी शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सभी लोग देखिए, अर्थ के विचार पर यानी अर्थ के आधार पर कह सकते हैं या अर्थ के आपके विचार पर भी कह सकते हैं। तो अर्थ के आधार और विचार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 4, 5, 6, 7।
तो अर्थ के आधार पर आपकी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 प्रकार की बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर 20 प्लस कर रहे हैं तो आप बेहतरीन प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। अगर इससे कम मार्क्स आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको समझिएगा और इसकी PDF फाइल में आपको, ठीक है, दे दूंगा। तो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या VKJ, ठीक है, VKJ 97 सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या जायसवाल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद साथियों।